नमस्कार सभी दोस्तों को, साथियों को। पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम कुर्बान है और मैं जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हूँ पिछले लगभग 3 साल, चौथा साल चढ़ गया मेरे को जुड़े हुए। तो उसमें लगातार हम काम कर रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं ये जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती, राजनीति, धर्म, इन मतलब 12-13 कंसेप्ट है। इनके ऊपर हम लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। इसके ऊपर कोई हमारी जो सहमति बनती है उसके अब फिर हम एक्शन प्लान भी लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे क्या करना है। तो हमारी जो मेन मुहिम इस टाइम जो चल रही है ना, वो ये है कि गांव की व्यवस्था, वर्ष जो व्यवस्था हमारे ऊपर ये थोपी जा रही है शहरीकरण की। अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये मैं बात बोलना भूल गया, इधर कर जरा। ये जो हमारे साथ टीम बैठी है ये कुल्लू जिले की टीम है। तो कुल्लू हम लोग पहुंच नहीं पाए मौसम की वजह से, तो इन साथियों ने भी हिम्मत करी, तो हमने भी थोड़ा आया। तो आधे रास्ते में हम लोग सुंदरनगर पहुंच करके आपस में यहाँ मीटिंग कर पा रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि गांव की व्यवस्था वर्ष ये जो शहर की व्यवस्था है, इसमें बहुत ज़्यादा वो है। जो हमारी गांव की पारंपरिक व्यवस्था है, जैसे अगर मैं मानूँ तो हम सब लगभग गांव से रहने वाले हैं, तो गांव के पास अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन धीरे 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 हम उसको खोते जा रहे हैं। गांव के पास अपना पानी होता था पीने का, हर गांव के पास अपनी बावड़ी, पनिहारा या नाड़ू या जो भी अपनी भाषा में बोलते होंगे, गांव के पास पानी होता था पीने का। लेकिन आज के टाइम पे मेरे को नहीं लग रहा है, जब से टूटी हर घर में पहुंच चुकी है ना, उस पानी की कदर करना हमने छोड़ दी है। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में, मान लो कि ये पानी की राशनिंग भी शुरू कर दें। पानी का भी बिल तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 150 आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम बिजली की तरह इसका बिल भी 500, 1000, 2000 तक कब पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमें अपने जो नेचुरल सोर्स है ना पानी के, इन सोर्सों को बचाना जरूरी है। अगर हम इनको अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला वक्त कैसा होगा कुछ बोल नहीं सकते। जो वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको अगर हम नज़र दें तो उसके अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट आज हमारे ऊपर। अगर जैसे ईरान और इसकी इजराइल की, अमेरिका की जो लड़ाई लग रही है ना, लड़ाई वहाँ चल रही है और मुझे वहाँ बंद हो रहा है, लेकिन महंगी गैस के लिए लाइन में लगना, OTP, महंगा तेल, पेट्रोल, वो सारा इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर ही पड़ रहा है। लड़ कौन रहा है और इम्पैक्ट हम लोग सारे झेल रहे हैं उस चीज़ का। तो ये जो चीज़ है ना, ये मतलब जो दुनिया है ना, मतलब सीमित नहीं रह गई है मेरे गांव तक। कहीं कुछ होता है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो दूसरा जो है, जमीन की हम लोग बात करते हैं। जैसे हम आप ऊपर पहाड़ों पर रहने वाले, तो आपके पास बागवानी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सेब, सूब, फसल, फ्रूट काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके लिए माना जाता है आपका इलाका। लेकिन हो क्या रहा है कि अब उस बागवानी के ऊपर भी जो बड़े बड़े कारपोरेट है ना, उनकी नज़र है इस जगह तुम्हारी बागवानी के ऊपर। अगर बात करूं मैं तो अडानी ने जगह जगह अपने कोल्ड स्टोर तैयार कर दिए हैं। अगर मैं रोड वाली बेल्ट में गया तो वहां हम देख करके आया, स्टडी करके, वहां उसने कोल्ड स्टोर बनाना शुरू कर दिए हैं। है? हाँ, अब क्या करेगा कि वो जब जैसे अभी सीजन आएगा ना, तो वहां से सेब उठाएगा और अपने कोल्ड स्टोर में रख लेगा। मार्केट में मंदी ला देगा कि मार्केट सेब नहीं आ रहा, सेब नहीं आ रहा है। लेकिन जब जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी ना, आपसे तो सस्ते भाव वो ले लेगा और रेट भी आपका वही डिसाइड करेगा। फिर क्या होगा कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो अपने मन मर्जी के रेट से वो बेचेगा। आपने जिसने उसके ऊपर मेहनत करी दिन रात, जितना भी, आपको पता है कितनी मेहनत लगती होगी उसको सेब को फसल लेने में। तो जो आपकी मेहनत वो मिट्टी कैसे कर देगा पता है, वो रेट वो डिसाइड करेगा क्या देना है क्या नहीं देना है। उसके बाद अगर उस चीज़ को हम नेचुरल उगा रहे हैं, या उसके लिए हम आज कितनी दुआएं का इस्तेमाल भी करते होंगे, स्प्रे भी डालनी पड़ रही है, खर्चा, मेरे ख्याल खेती का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसका सारा बेनिफिट जो हट फिर के ना वो कारपोरेटर लेके जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा। दूसरी खेती की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे हम लोग जो खाने के लिए डिपेंड कर रहे हैं डिपू के ऊपर। आपके शायद आपके भी अब ट्रेंड होगा ये कि मतलब महीने की 2-3 तारीख होती है तो डिपू वाले को फोन करके हम पूछ लेते हैं कि भाई डिपू का राशन आया या नहीं आया। आया है, आ जाएगा 10 के बाद ही आता है। 10 के बाद, जब भी आएगा। लेकिन इंतजार तो होता है ना मन में कि यार डिपू का राशन आने वाला है। माइंड में तो एक इंडिकेटर जाता है ना, वो दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो अब वो डिपू का राशन में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हो, बड़ी गहन चर्चा का विषय है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोटी भी हमारी उनके कंट्रोल में जा रही है धीरे धीरे।
अगर हम अपनी गांव की व्यवस्था देखें तो कभी हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता या दादा थे, वो अपने 6 6 महीने साल साल भर खाने का जुगाड़ रखते थे। उनको पता था कि भी कभी भी क्राइसिस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं होगा, उनसे घर में राशन होएगा ना। तो वो डिपेंड ही नहीं थे मार्केट के ऊपर। हमारा ये कि हमें मार्केट के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा करके अपने द्वारा उस मूलभूत जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रहन सहन है, उसके ऊपर हमें आना पड़ना। आज लौटो, कल लौटो, परसों लौटो, 10 साल बाद लौटो, आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हमारी दौड़ है ना शहरों की तरफ, जो है गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, तो शहरों की तरफ हम लोग भटक मतलब रह रहे हैं। शहरों की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप में से कोई शहर में रहता होगा तो इस बात को महसूस कर पाएगा। दूसरी बात आती है जानवरों की। अगर हम बात करें, जो मैं 4 चीजें कराई ना, जल, जंगल, जमीन और जानवर है, कहने का भाव ये, अगर ये 4 चीजें हैं ना तभी आदमी का अस्तित्व है। अगर ये 4 चीजें नहीं होंगी ना तो आदमी भी जीवित नहीं रह सकता। ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे से ना छोटे हैं ना या हम इनसे बड़े हैं, ये हमारे सहयोगी। अगर जंगल है ना तो जंगल हमें, अगर हम सांस ले रहे हैं तो जंगल इन पेड़ों से हवा रही है तो ही ले पा रहे हैं। जंगलों में हमारे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे बाप दादा बुजुर्गों को पता है। हमें बड़े बड़े डॉक्टरों हॉस्पिटलों में जाकर धक्के खाने की जरूरत तो नहीं है। वो हमें वो ज्ञान आज भी सीमित पड़ा है हमारे गांव में बुजुर्गों के पास। अगर हम उनके पास बैठे, उनसे चीजों को सीखें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं तो क्या हो सकता है कि हम उन चीजों से भी बच जाएं जो हम डॉक्टरों को दिन प्रतिदिन पे कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी एजुकेशन के ऊपर बात। तो एजुकेशन का हमारा कंसेप्ट है कि आज जैसे ही बच्चा, मान लो 2 2.5 साल का बच्चा होता है तो उसको बैग रख देते हैं उसके मुंडे के ऊपर। उसको बेचारे को चलाना भी नहीं आता, उसको खेलने का टाइम है और चल भाई तू नर्सरी, LKG, UKG, कैसे कैसे वो कंसेप्ट बने हुए हैं। जबकि हाँ 2.5 3 साल से शुरू हो गया है। पहले तो मतलब हम प्राइवेट में करते थे, आजकल तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया रूल वो कि 2.5 3 साल का बच्चा भेज ही देना है। जब हमारा टाइम प्राइवेट के रूल फॉलो करें, हाँ प्राइवेट गवर्नमेंट के रूल फॉलो करें, बिल्कुल। अब ये गवर्नमेंट प्राइवेट करू है, प्राइवेट मतलब कहने का मतलब कि धीरे धीरे चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और ये चीजें जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी ना तो किसी की मलकियत हो जाती है, संपत्ति हो जाती है, उसके ऊपर फिर जो आम नागरिक है ना उसका अधिकार नहीं रहता है। तो एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, चलो औखा सौखा करके मान लो उसको बच्चा टहंदा बोंदा स्कूल जाता है, पढ़ता है, औखा 10वीं 12वीं तक पहुंच भी जाता है, कर लेता है बेचारा अपनी मेहनत से। उसके बाद क्या होता है कि LKG UKG अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि गांव को खाली करके उठ करके शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं 2 चीजों के लिए। एक स्कूल की पढ़ाई के लिए, जो कि मेरे को नहीं लगता कि इतना बेनिफिट या कुछ हमें दे पा रही है। दूसरा है रोजगार। आदमी शहर की तरफ इसी तभी भाग रहा है, एक रोजगार के लिए और एक इसके लिए पढ़ाई के चक्कर में। तो पढ़ाई की हम बात करें तो औखा सौखा मान लो 10वीं 12वीं तक वो पढ़ भी जाता है, लेकिन पीछे जब वो आता है ना तो अपनी सारी परंपरा, अगर 10 12 साल बच्चा वो शहर में रह गया ना तो पीछे जो अपने गांव की परंपरा है, रीति रिवाज है ना, जो उस बचपन से उसने सीखने थे, तो सारे ही खत्म हो जाते हैं। मतलब चीजों को सीखता तो है लेकिन वो आचरण में नहीं आती। ओपरा ओपरा ऊपर मन के ऊपर से ही उन चीजों को करता है वो। फिर उसके बाद चलो जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है, चलो वो तैयारी कराता है उसको, चलो यार मैं भी अपने बच्चे को टॉप क्लास की पढ़ाई कराऊँ, HCS IPS मतलब टॉप क्लास की करवानी हो, तो वहां तक पहुंचाने के लिए बंदा अगर अच्छी कंडीशन है तो बात ठीक है। अगर उसकी माड़ी कंडीशन है तो बेचारा कर्ज कुर्ज लेकर के उसको एक कोचिंग सेंटर तक पहुंचाता है, चाहे चंडीगढ़ पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया, राजस्थान, कोटा, कहीं भी जहाँ जहाँ बने इंस्टीट्यूट तो वहां पहुंचा भी देता है। चलो बच्चा वहां मेहनत करके कोचिंग भी करता है, बच्चे को इतना भी पता है कि मेरा बाप मेरे को कर्जा लेके अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ा रहा है, चलो वहां तक भी पहुंच जाते हैं। उसके दौरान होता क्या है कि जब पेपर देने की बारी आती है, एन मौके पे पेपर ही लीक हो जाता है। अभी देखा ना आपने 21 जुलाई को क्या हुआ दिल्ली में, सबने खबरों में सुर्खियों में देखा हुआ, वो पेपर ही लीक हो जाता है। और फिर कैसे क्या क्या हुआ वो सबके सामने है। लेकिन उसका मैं एक दूसरा पहलू बताता हूँ। उसका दूसरा पहलू ये आता है कि मान लो उस बच्चे की सहन शक्ति नहीं है उतनी ज्यादा, उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसको लगता है यार मेरे पिता ने अपनी सारी पूंजी कमाई वहां पे लगा दी और मैं पेपर भी नहीं दे पाया, पेपर ही लीक हो गया। बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती उस सिस्टम की है, लेकिन इम्पैक्ट वो अपने ऊपर ले लेता है उस चीज का। और कई बार बच्चा गलत कदम उठा लेता है और इसी पेपर लीक की वजह से 37 बच्चों ने सुसाइड किया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड में नहीं है उसका तो हम बात भी नहीं करते। ऑन रिकॉर्ड 37 बच्चों ने इस पे वो किया है। तो मान लो मेरे जैसा बंदा है, एक इकलौता मेरा बच्चा है, उसको मैं इस पहुंच तक पहुंचा भी देता हूँ और बाद में अगर उस सिस्टम से दुखी होकर सुसाइड कर लेता है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, मैं उस वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ इस बात।
सिस्टम को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन वो परिवार तो उजड़ गया ना। तो क्या दे रही है ये शिक्षा हमें, ये बताओ। उसके बाद भी अगर कर ही लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे देगी, 10-20-50 की उम्मीद में। अगर नौकरी की बात अगर मैं करूं 1 लाख तो ये पकड़ाई झगड़ा सरकारी में हमारे पास पहले ऑप्शन होता था कि हम जो पहाड़ी आदमी है ना, हम लोग जुझारू होते थे। तो मैं सामान्य अगर नॉर्मल घर की बात करूं तो हमारे बच्चों के पास ऑप्शन होता फौज फाज में भर्ती होकर के बढ़िया सरकार चला देता है। लेकिन ऊपर से सिस्टम स्कीम लेकर के आ गया अग्निपथ, 4 साल की सर्विस है उसकी, और इसके पीछे की भी स्टोरी है। 4 साल उसको आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद ये जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं ना, अंबानी हो गए, अंडानी हो गए, इनको जो प्राइवेटाइज किया गया है, सेल बेच दी, रेल बेच दी, बेल बेच दी, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, वहां पे उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। बड़े बड़े साइलो ये जो बना रहा है ना ऊपर, जिनकी मैंने पहले बात करी, वहां पे सिक्योरिटी की जरूरत है। तो वहां से आर्मी से ट्रेंड आए हुए अग्निवीर जो 4 साल में भर्ती हो जाए, अब उनको वहां पे रखा जाएगा। अडानी अपनी आर्मी बनाएगा, ऑथराइज होगी वो प्राइवेट आर्मी। ये इतने लेवल की गेमें चल रही हैं। उसके बाद बात आती है, वो हेल्थ की बात कर लें तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम माड़ा मोटा अपना गुजर बसर कर सकते हैं। अरे ध्यान डिस्टर्ब होता है क्या है? तो स्वास्थ्य की बात है। अगर दूसरी बात हम करते हैं न्याय व्यवस्था की, अपनी न्याय व्यवस्था में आता है कि मान लो हम 2 लोग हैं, मेरा और इसका झगड़ा हो जाता है, तो पहले क्या होता था कि हमारे गांव के बुजुर्ग बैठते थे। अगर ज्यादा ही झगड़ा हो गया तो गांव के बुजुर्ग बैठेंगे, दोनों को बैठाएंगे कि भाई ठीक है तुम्हारा झगड़ा हो गया, दोनों की जो भी होगी, तो इसकी भी सुनेंगे मेरी भी सुनेंगे, बैठ करके सुलह करवा देंगे, हाथ मिला के गले मिला करके शाम तक उनको घर भेज देंगे 2-3 घंटे के बाद। लेकिन आज क्या हो रहा है, मेरा और इसका झगड़ा हो जाता तो मैं इसको चैलेंज देता, आजा देख लूंगा तेरे को थाने में, और ये भी बोलता आ जाइए थाने में, चले गए दोनों थाने में। अब थाने में जाकर के जो, हाँ वो भी कोशिश करते हैं कि पहले आपस में कंप्रोमाइज हो जाए। अगर कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो थोड़ी चंद इससे ले लेंगे, थोड़ी पत्ती मेरे से ले लेंगे, चले। अगर कंप्रोमाइज नहीं होता तो चलो कोर्ट में, कोर्ट में केस जाता है तो वकील इसको भी करना है, वकील मेरे को भी करना है। तो वो केस फिर कहाँ तक जाएगा, आपको जरूरी काम है नहीं है, आपको अगर पेशी पड़ी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, जेब के पल्ले से लगाना ही पड़ेगा, वकील को भी चढ़तन चढ़ेगी, आपका किराया भाड़ा टाइम हर चीज वेस्ट होगी। तो वो व्यवस्था अच्छी है जो हमारे बाप दादा बुजुर्गों ने बनाई कि बैठ के सुलह कर लो, या ये व्यवस्था अच्छी है। दोनों में अभी मैं आपको कंपैरिजन करना बता रहा हूँ कि मैं इसमें चलना चाहिए या इस पे चलना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि अब लोग कहाँ सुनते हैं कहाँ नहीं सुनते हैं, हमें भी पता है हर गांव में ये दिक्कत है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इन बातों को चर्चा तो शुरू हो, बातचीत तो शुरू करो आपस में कम से कम। अगर बातचीत शुरू होएगी तो शायद धीरे धीरे हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दें। अब आज के टाइम पे जब से हमारे हाथों में हथियार कहाँ छोड़ा है, मैं ऊपर छोड़ा है जो हथियार अपना, ये ऐसा एक हथियार हमारे हाथ उन्होंने पकड़ा दिया हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कि अगर मान लो हम घर के 4 मेंबर है, मियाँ बीबी 2 बच्चे, तो चारों के पास हथियार है। शाम कोई बात ना करता, अगर बड़ी हद है रोटी खाने के टाइम पे हो सकता है कि हम चारों आपस में ढंग से बात करेंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। वो रोटी खाते टाइम भी ये कहीं ना कहीं चल रहा होगा, नहीं तो सबकी गर्दनें झुकी हैं और टनाटन, मतलब कोई रील देख रहा है कोई किससे, मतलब इसने इतना हमारे ऊपर कब्जा कर लिया ना तुम्हारे दिमाग के ऊपर कि मतलब इसका कोई वो नहीं, अभी तोड़ अभी तक निकला नहीं है कोई भी। इसका तोड़ निकलेगा अपने अंतर, जब हम इन बातों पे चर्चा करेंगे वहीं से निकला तो निकला, अदरवाइज कोई तोड़ नहीं है अभी तक इसका। तो ये कुछ बातें हैं जो हम मोर्चे में जा करके गांव में जाकर लोगों से बातचीत। हाँ जी, ये सारी चीजें जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट है, वो ये चाहते हैं कि आने रखा है एजेंडा 2030, ये 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे कि यू विल बी नथिंग, आपके पास अपना कुछ भी नहीं होएगा, जमीन जंगल जानवर रोटी जो कुछ भी है तुम्हारा, बट यू विल बी हैप्पी, लेकिन तुम फिर भी मतलब खुश नजर आओगे। इससे हथियार दे दिया है, तुम लगाते रहो रिले, ऊपर से वो अपना जो काम कर रहे हो करते जा रहे हैं। तो इसके बारे में जागना, अवेयर होना और अपने आस पड़ोस को, अपने गांव को जगाना मेरे ख्याल से जरूरी है। इसी मुहिम में हम लोग लगे हैं, चले हैं, दौड़ रहे हैं, आपके सामने ही शेड्यूल आपके पास था ही, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद एक मैटर पे हम लोग ये मतलब मैंने मोटा मोटा बताया आपको टाइम की बॉन्डिंग के हिसाब से, जो बताना चाह रहा हूँ इसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखते हैं, वहाँ हम आते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं।
उसका एक ऑप्शन होता है, या तो आप हमें वहां बुला लो, एक 3 दिन का प्रोग्राम रखो, आप हम लोगों टीम को बुला लो तो हम वहाँ आ जाएंगे। नहीं तो हम कहीं नीचे पंजाब हरियाणा हिमाचल कहीं भी मीटिंग रखते हैं तो हम आपको अल्टीमेट कर देंगे, इंटीमेट की भाई वहाँ प्रोग्राम है तो आप आ जाओ, या हम आ जाएंगे सिखाने माड़ा मोटे बातचीत करने, या फिर आप आ जाओ सीखने। जब सीखेंगे तो तभी करेंगे, जब सीखेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से। उसके बाद मोटी मोटी एक हमारे हाथ में एक बात कर लेते हैं मुद्रा के ऊपर, ये जो हमारी रुपया करेंसी जो चल रही है, जो हमारा मुख्य मुद्दा भी सब जो इसको भी हमने मुख्य बन ही गया है। चले तो हम एजुकेशन या और चीजों को लेकर, लेकिन ये आया मोर्चा बनने के 7-8 महीने बाद हमारे पास है कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे हाथ में लगे, तो उन दस्तावेज के आधार पर हमने पहले शुरू में हमने उसकी ट्राई करी उसके ऊपर कि भाई इसके ऊपर काम करते हैं। तो जैसे हमने पहले मुद्रा पे बात कर लेते हैं। जो मुद्रा है ना, जो हमारी करेंसी जिसको हम लोग रुपया बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, तो जो इसका ना एक स्टैंडर्ड होता है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बना है, वो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता। इन द सेंस जैसे यहाँ से हमने कुल्लू जाना है तो यहाँ से कुल्लू मान लो 100 किलोमीटर है, तो उसकी दूरी का एक नियम है, उस दूरी को नापने का एक नियम है कि 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर होने चाहिए। कि 1001 मीटर हो गया तब भी दूरी गड़बड़ा जाएगी, ये 999 मीटर हो तब भी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। वैसे ये टाइम का है, समय का है, 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 मिनट ही होंगे, 59 हो तब भी सिस्टम गड़बड़, जो 61 हो गए तब भी सिस्टम गड़बड़ है। वैसे ही वजन का भी है, वजन में 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होने चाहिए, लीटर का है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बना है, वर्ल्ड वाइड है। वैसे जिन जिन देशों में ये करेंसी चलती है ना, उन देशों ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, उसका मानक बनाया था। तो हमारी जो करेंसी जो चली थी, जब भी चली होगी, वो 16वीं 17वीं में चली, 18वीं में चली, 19वीं में भी चली तो परंपरा बुजुर्गों से ही है, मैंने तो नहीं बनाई, आपने भी नहीं बनाई, सिस्टम तो वहीं से चल रहा है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया था इसका कि जो हमारा 1 रुपया है उसके बदले में हम कुछ ना कुछ रखेंगे, चाहे वो आरबीआई रखे, चाहे जो छापने वाली संस्था है वो रखे, चाहे डिजिट बनाने वाली संस्था वो रखे, जो मर्जी रखे, लेकिन जब भी तुम इसके लेन देन कुछ करोगे या करोगे तो इसके बदले में 1 रुपए के बदले में आपको कुछ रखना पड़ेगा, चाहे लोहा रखो, पत्थर रखो, सोना रखो, चांदी रखो, मिट्टी रखो, जो मर्जी रखो। तो उन्होंने ऐसी चीज निर्धारित करी थी। सोना एक ऐसी धरती पे ऐसी चीज है कि अगर उसको 1 किलो सोना मान लो, आज भी अगर मिट्टी में उसको गाड़ देते हो ना, तो उसको 1000 साल बाद भी उखाड़ोगे ना, तो लगभग वो ऐसी ना मिट्टी में सड़ती है ना गलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लोहा है गल जाता है, तांबा कांसा भी अपनी क्वांटिटी कम कर देता है, लेकिन सोना एक ऐसी चीज है कि वो कभी ना गलता है ना सड़ता है। अगर 1000 साल बाद भी निकालोगे ना, तो लगभग माड़ा मोटा झाड़ के हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, अदरवाइज वो उसी सेम क्वांटिटी का निकलेगा। तो बुजुर्गों ने उस धातु को तब वैल्यू देना शुरू करी थी। सोने की वैल्यू ऐसे नहीं है, सोने की वैल्यू तब है कि ना ये घिसता है ना पिटता है, सिर्फ अपना आकार बदलता है। चाहे तुम इसके सिक्के बनाओ, चाहे तुम इसके गहने बनाओ, चाहे इसकी तुम चैन बनाओ, जो करना हो कर लो, इसका आकार बदल सकते, इसको घिसता नहीं है ये चीज। तो उन्हें इसके लिए इसका स्टैंडर्ड रखा था, गोल्ड स्टैंडर्ड बना था कि रुपया जब भी हम छापेंगे तो इसके पीछे हम कुछ गोल्ड रखेंगे। तो जैसे कैलकुलेशन करके निकलता है कि 1 रुपए के पीछे 0.777 मिलीग्राम गोल्ड रखा जाता था, जो कि 1968 तक ये स्टैंडर्ड चला। आरबीआई 1934 में आया, उसने ये जो 1934 में बना था, अंग्रेजों ने ही बनाया था। पेपर करेंसी एक्ट जो आया था 1882 में आया था, जब लोग अंग्रेजों ने सोना अपने पास रखना शुरू करा था और बदले में ये कागज की रसीदें चलाना शुरू करी थी। लेकिन उस वक्त इतना विश्वास था कि भाई जब वो रसीद देते थे तो सोना मिलता था। ये चलता रहा सिलसिला। 1934 में उन्होंने आरबीआई बैंक बनाया, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक इंडिया में ही नहीं बना है, रिजर्व बैंक उस टाइम पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों की हुकूमत लगभग इतने जो महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप जितने भी है, इन्होंने इकट्ठी कई देशों को आजादी दी थी उस टाइम पे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत हमें पढ़ाया नहीं गया है, भारत को हमारा हिस्सा पाकिस्तान बना है, और भी जो मतलब और भी है ना, जैसे और की मतलब है कंट्री जिनको इकट्ठी इनको आजादी दी थी उस टाइम पे। हाँ, जहाँ पे आरबीआई है ना, समझो उनको अंग्रेजों से मुक्ति मिली है या इजरायलियों से मुक्ति मिली है, जो ये सारा सिस्टम चलाते। जहां भी है फेडरल बैंक है या आरबीआई बैंक है, और तो और जिसको अमेरिका को मान शक्ति बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनके अधीन ही है। फेडरल बैंक भी उनका बनाया हुआ है।
तो उन्होंने ये सिस्टम चलाया था कि तुम पर्चियां चलाओ और असली जो धन है वो हमारे पास रिजर्व करो, बदले में तुम इसमें लेन देन करते रहो। और ऐसा होता है जब कोई चीज बस हाँ हाँ अरे ये जो सारा खेल है ना, ये जो ये पकड़ लो जिसने बात करनी हो ना, ये सारा खेल जो खेल रहे हैं ना आज के टाइम पे, जो इजरायली है वो ये सारा खेल खेल रहे हैं। ये जो जितना भी ये इंडस्ट्री चल रही है, फार्मा इंडस्ट्री चल रही है, तेल के कुएं हैं, जितने भी कब्जे, जो ये जो लड़ाई अभी जो हमें दिखाया जा रहा है कि ईरान इराक की जो लड़ाई चल रही है ना, इजराइल और ईरान की, ये सारी लड़ाई तेल की लड़ाई है। ये सारी लड़ाई डॉलर का वजूद बचाने के लिए है। ये है, और हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, रुपए पे मुड़ के वापस आते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड बना था 770 मिलीग्राम सोना रखना पड़ेगा। 1968 तक ये स्टैंडर्ड चला। अगर आपके पास 1968 से पहले का नोट होगा ना, तो उसके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो नहीं होगी। आप सर्च कर लेना, ये तो गूगल भी दिखा देता। 1968 में उन्होंने क्या करा, चुपके से उसके ऊपर जो वचन खंड लिखा होता है ना, कि मैं धारक को 10, 20, 50, 100 रुपए का नोट अदा करने का वचन देता हूँ। उस टाइम एक लाइन और लिखी होती, ऑन डिमांड, इश्यू ऑफ एनी टाइम ऑफ एनी ऑफिसर, किसी भी मतलब जो भी जो ब्रांच है ना, हाँ ऑन डिमांड। मान कहने का मतलब देसी भाषा में कोई भी इसकी जो ब्रांची है ना, ब्रांची आती है, जितने भी बैंक है, जितने भी सोसाइटी जो है जो हमें मतलब पैसे का लेन देन करती है, सारी आरबीआई की ब्रांचें हैं वो, तो उनकी ब्रांचें हैं। अगर मैं अपने 10 रुपए लेकर के वहां जाऊंगा, तो 1968 से पहले के जितने भी नोट थे 1968, तो उसके ऊपर लिखा था कि ये पकड़ भाई अपना पैसा, मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये पकड़ तो अपनी पर्ची, बदले में मेरा जो ओरिजिनल रुपया है वो मुझे दे दे। लेकिन 68 में ना वो एक लाइन हटा दी, ऑन डिमांड। सिर्फ उसने मैं धारक को 10 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया अदा करने का वचन देता। वचन तो दिया है, काय का बात अभी हमने जब सवाल हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज लगे जाकर के, तो फिर हमने ये आरटीआई लगा करके फिर उनसे सवाल पूछे कि भाई बताओ कि क्या है ये वचन खंड, क्या है। कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, होम मिनिस्ट्री, सब जगह हमने वो ये चीज भेजी। जब कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो हमने पूरे दस्तावेज इकट्ठे किए, उसकी एक हमने किताब बनाई, किताब छापी, किताब पब्लिश करी, और पब्लिक डोमेन में है किताब। और किताब छपने का भी एक नियम होता है, अगर उसमें क्लियर लिखा होता है, इसका नियम होता है कि अगर इसमें किताब में अगर तुमने कुछ गलत लिखा है या कानून के विरुद्ध कुछ लिखा है, तो उस आदमी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर उसने कुछ गलत लिखा होता, तो भाई आपके पर पकड़ते जनता सरकार मोर्चा को, कुछ 2.5-3 साल से पब्लिक डोमेन में है, तो कहीं ना कहीं उसमें तथ्यों में सच्चाई है। फिर हमने अगले एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे थोड़े कि चलो अब बैंकों, अब देखो वो तो नहीं सुन रहे हैं, एक इसमें हमने एक आरटीआई लगी हुई है, किसी के पास किताब पड़ी होगी तो उसमें देखना, उसमें ना एक आरटीआई लगाएगी। हमने उनसे ये पूछ लिया 2016 में कि भारत की वैध मुद्रा क्या है, उसके दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएं। तो उन्होंने 2023 में 8 साल बाद जवाब दिया कि हमारे पास भारत की वैध मुद्रा के कोई भी दस्तावेज अभी तक उपलब्ध ही नहीं है। बोले हमारे जो सिस्टम है ना, जो चलाता है आरबीआई ले लो चाहे वित्त मंत्रालय, उनके पास वैध दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है इस करेंसी है। ये हमें आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया। फिर जाके हमारी आंखें खुली, मतलब उसने तो अपने जवाब दे दिए, अब हमें जो तंग कर रहा है वो कर रहा है बैंक। अब हम वहां लड़ने के बजाय हम क्यों ना जिससे ट्रैक्टर जिससे लेन देन कैसे चल रही है, क्या मापदंड क्या है कुछ, हाँ तो वो तो जब दिमाग ठनका लग गया ना। अब हमने एक आवेदन बनाया कि भाई मैंने बैंक से इतना लोन लिया था, मुझे कुछ कागजों से पता चला है कि ये मेरी वैध करेंसी का इतना रेट मूल्य पानी है। मैं जब तूने मेरे को लोन दिया था, पैसा दिया था, चलो जैसे वचन दिए थे ना, सबसे पहले तो वचन तो दिया, उसमें बदल नहीं सकते, फैक्ट तो ये भी है। बिल्कुल फैक्ट है। अरे वचन बदलना मतलब बहुत बड़ा क्राइम है। एफिडेविट बदल आ से ए नहीं कर सकते, फुल स्टॉप कोमा नहीं बदल सकते उसका। ये तो उन्होंने पूरी लाइन ही डाली। वचन को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो एक बार दे दी तो दे दिया, वो भी लिखित में दे दिया तो दे दिया। लिखित में वो ऐसे नहीं कि ज़बानी है, वो लिखित का वचन। तो ये फिर उसके बाद हमने आवेदन की प्रक्रिया शुरू करवाई धीरे धीरे कि चलो
जो हमारे साथी फंसे हुए हैं थोड़ा ट्राई तो करें भाई, काम करता है या नहीं करता है। फिर वो ये साथी बैठे, उन्होंने लिखित में आवेदन बनाया, उसने सारी ये जो मैंने बातें करी वो लिख करके दी हमने बैंक को पोस्ट के थ्रू, ले भाई दे जवाब। जब वो आवेदन बैंक में जाता है, और जो बैंक में कर्मचारी बैठे हैं काम करने वाले, मेरे तुम्हारे तरह क्लर्क ही बैठे हैं, कोई बड़ी बड़ी तीर मार खान कोई नहीं है। वो मैनेजर तक के लेवल के मैं बोल रहा हूँ कि उसको भी, जो स्टेट लेवल का वो भी होएगा ना कोई, उसको भी इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ये हमें भी पता नहीं था, हमने तो 3 साल सर्च करी, पढ़ा लिखा, लोगों के साथ जुड़े, तब जाके पता चला। तो गौर ही नहीं थी इन चीजों के ऊपर। अरे गौर हमने भी नहीं की थी, हम भी तो बचने पर खबरें यही चलता हूँ यार। लेकिन जब गहराई में जाकर के तो ये चीजें निकल करके आई। अब जब हम आवेदन देते हैं तो उनकी थोड़ी सी टीबी गुल हो जाती है कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब क्या जवाब दें, जवाब पे जवाब, कार्रवाई दनादन चलती है। अब इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि राजू भाई थोड़े प्रकाश डालें, क्योंकि इनका अपना ना एक लाइव केस हुआ है। तो जो पहली बार वाले वापस पूछे हैं ना, इन्होंने हिमाचल में तोड़े, तो हम चाहते हैं थोड़ा अपना लाइव एग्जांपल बताएं, फिर उसके बाद हम आपस में सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमचंद ठाकुर है, गांव सरियान, तहसील लड़की, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश से। तो आप लोगों का भी कोई ऐसा मुद्दा है बैंक से रिलेटेड, किसी भाई का कोई लोन का है, या किसी के घर में ताले लगे हो, इसमें मैं ना और वो स्पष्ट कर देता हूँ, अगर आपके पास देने का ब्योंत है, अगर दे सकते हो, तब तो मेरे हिसाब से चुपचाप लगे रहो, मत पड़ो। किसी भाई की अगर ऐसी कंडीशन है कि नहीं दे सकता, सुसाइड करने, क्योंकि जब बंदे के ऊपर कर्जा हो जाता है, बंदे के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होता मरने के अलावा, या घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो अपनी प्रॉपर्टी जो रखी हुई है वो देनी पड़ेगी उसको, या फिर बंदा पागल हो जाता है सोच सोच के, लास्ट में बंदा सुसाइड ही करता है। इसके अलावा कोई, हम ये कहते हैं कि मेरे भाई सुसाइड करने से पहले कम से कम एक बार जनता सरकार मोर्चा से मिल लेना, बैठ करके चर्चा कर लेना, बात को समझ लेना। बात समझने बाद आपको लगेगा कि बात में दम है तो उसको आगे अप्लाई कर लेना, नहीं तो भी जैसे जी रहे वैसे जी भी लेना। कोई हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे कि भाई तुम करो ही करो इसको, पर हम ये चाहते हैं कि ये जो जिंदगी है ना, ये परमात्मा या कुदरत या इसकी देन है यार। ये सांसें जो मेरी चल रही है ये कुदरत ने दी हुई है मेरे को, ये लेन देन है। पैसा ले मैं आपसे लिया, आपने मेरे को दिया, चलता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। बैंक भी तो वो है, तो बैंक से मैंने लिया है, बैंक को मैंने देना, लेन देन है, कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, ये लेन देन है यार। 2 दिन लेट दे दूंगा, 2 साल लेट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आ नहीं रहा हूँ। लेकिन इस वजह से अगर आप लोग सुसाइड करने की सोच रहे हो तो एक बार कम से कम बैठ करके मिल करके किसी ट्रेनिंग सेशन में आकर के समझ लेना बात को, उसके बाद जरूर जैसा बेहतर लगे वैसे कर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल में जो ताले टूटे थे 6 फरवरी 2026 में मैंने ही तोड़े थे। ये सिस्टम से पंगा लेने की शुरुआत की है। चलो और भी होंगे भाई, मैं नहीं बोलता कि मैंने किया, पर मुझे लगता है कि अभी तक कोई बंदा ऐसा आया नहीं कि मैंने भी किया है। और क्या किया है तो जनता सरकार मोर्चे की ही मदद से हुआ है। जब हमने लीगली कार्रवाई पूरी की, रुपए से संबंधित सवाल पूछे आरबीआई से, बैंक से, और उनके जवाब जो मतलब उल्ट पुल्ट जवाब आए कि रुपए का मुद्दा नहीं है। बैंक वाले लिखते हैं कि आप उस विभाग की शाखा से ले जवाब। तो ये चीजें जब सामने आई तो अपना सबका दिमाग खटकता है कि हमने पूछा क्या और ये क्या दे रहे। हम पूछ रहे इनसे कि कुतुब मीनार कहाँ है, ये बता रहे जी उत्तर प्रदेश में। तो वो जबकि सबकी सीधी सी बात है कि भाई दिल्ली में कुतुब मीनार है तो दिल्ली बोल, बात खत्म। या हम पूछ रहे हैं कि भाई तेरे पिताजी का नाम क्या है, तू बोल रहा है मैंने करनाल जाना, वो जवाब नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए आपके पिताजी का नाम बोलो और अपना काम कर, तू ले जा भाई। तो जब ये चीजें सामने आई और कोर्ट में डीआरटी चंडीगढ़ में 20 लाख से ऊपर वालों के लोन डीआरटी चंडीगढ़ में होते हैं, ये मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो मान लो जिसका भी 20 लाख से ऊपर लोन होगा वो चंडीगढ़ में ही आपके केस लगेंगे, वो आपके सेशन कोर्ट में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जब ये चीज चली, वकील भी था किया हुआ, 2.5-3 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी कि केस, मैं क्या, जब मैंने पूछा मैं क्या केस जीतने की गारंटी है, बोल गारंटी नहीं दे सकता मैं, मुकर गया। चलो चलता रहा केस थोड़ा सा। तो जब ऐसी बारी आ गई फिर कुड़की मतलब नीलामी की बारी है मेरी, और मेरे घर में ताले तक लगने की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो तब मैंने उनसे पूछा, मैं क्या सर अब मेरा तो लास्ट टाइम है, मैं क्या करूं मैं। यार कुछ नहीं, तू पैसे देता जा,
देखेंगे ताले भी लग जाएंगे तो क्या होगा। मैं क्या उन्होंने बाहर नहीं फेंकना मेरे को, किया भी उन्होंने वैसा ही। जब वो आते हैं तो ऐसे आते भी 25 बंदे, मतलब पुलिस विद पुलिस, दिखाने के लिए कि पुलिस भी हमारे साथ है, अगर ज्यादा बकवास की तो तेरे को अंदर करेंगे। तो जब सामान ऐसे दूसरी मंजिल से सामान भी फेंका, सब कुछ, मतलब बड़ी बुरी करते हो, किस तरह से बेइज्जत करते हो। मैंने सा हुआ एक ये भाई हमारा, इसके भी हमने जनता सरकार मोर्चे, मैंने और बलारा जी ने मतलब खुद इसकी FIR अपने ऊपर लेके की है, क्योंकि अब कोर्ट में बताना है कि क्या प्रोसेस है, बैंक वाले क्या कर रहे हैं। ये बंदा 8 साल से बाहर रह रहा था, और मेरा मेन मकसद यही था कि मुझे अपने लोकल बंदों को सबसे पहले जागृत करना है, क्योंकि अगर मैं हिम्मत दिखाऊंगा तो 10 भाई और खड़ेंगे, और आज ये सभी साथ तब है। तो जब प्रोसेस में चले और कोर्ट में पेशियां लगनी स्टार्ट हुई, एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा वकील मेरे को बोलता है कि भाई जब हुई ना जैसी तू में हो ही जाती है, अब गर्मा गर्मी में क्या नहीं होता, मेरे घर में ताले लगे और वो आगे से कुछ और ही बोल रहा है, फिर गुस्सा तो आएगा ही। भाई मैं पैसे देने के लिए काम मुक रहा हूँ, तू मेरे को रिजल्ट तो दे, मेरे ताले तो खुलवा दे, इतना तो कर दे, ताले तो लगा दे, पर कम से कम तेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। लगा भी नहीं सकते, नहीं लगा नहीं सकते, पर वो बताया नहीं जाता। आप किसी भी वकील के पास जाओ, वो नहीं बोलेगा आपको, वो तो हमें बाद में मोर्चे के आने के बाद पता लगा कि भाई अनुच्छेद संख्या 21 भी है कोई, जिसमें जो रोटी कपड़ा मकान आपसे नहीं छीना जा सकता, ठीक है। तो ये चीजें बाद में हुई उजागर। और DRT में अनुच्छेद है 21, हाँ नहीं, रोटी कपड़ा मकान एक आपकी मूल भौतिक वो मौलिक अधिकार है आपका। तो बैंक ने वही तो किया, जहां से मैं किस्तें दे रहा था, मेरी दुकान ने उन्होंने क्या है कि ये सर संविधान का एक मेन पार्ट है, आपकी अगर आपसे आपके कपड़े ही छीन दिए जाए या है नहीं तो सुनो, मतलब आपके कपड़े ही निकाल दिए तो आपकी इज्जत ही क्या रही समाज में, या रोटी ही आपसे छीन ली तो आप खाएंगे क्या, 2 दिन जिएंगे, हफ्ता जी लेंगे, उसके बाद खत्म। मकान ही नहीं आपके पास तो रहेगा कहाँ, सड़कों पे रहेगा बंदा, उसके पीछे उसका परिवार भी तो है। उसके चलो मैंने लोन लिया, वो मेरी गलती थी, मेरे परिवार पर और बच्चों का क्या कसूर था, गुस्सा तो उस चीज पे आया। तो वो जो मेरा वकील था उसने भी वो बैंक वालों से पैसे खा लिए वहां पे, और मेरे ही खिलाफ वो एंट्री हो गया। बाद में मेरे को बोलता है कि भाई मैं देखता हूँ तेरी नीलामी कौन रोकता है। जब मैंने, मेरे को तो अब नॉलेज हो चुकी थी कि मैंने कागज लगा दिए हुए, और मेरा मैं क्या कुछ भी नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने नहीं बोला उसको। पर दूसरी पेशी को उसका फोन खुद आ गया कि भाई मेरे को केस से मत हटा, तू पैसे भी दे, मतलब उसने 2.5 लाख भी छोड़ दिया उस वक्त मेरे लिए। और आज तक 8-10 पेशियां होगी मेरी, मैं उसको मुंह भी नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप आता है वो पेशे पे। मतलब जब इनको लड़ाएंगे, आंखें दिखाएंगे तो ये फंसते हैं। अब बोलता है तेरी नीलामी नहीं हो सकती कभी भी नहीं। मैं क्या, वो अब मेरे को भी पता लग चुका है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, अब तू पेशी बता दिया अगर भाई कब है, हमारे मजे लगे। वो जितने पैसे मैं उसको देता था 20-25 हजार, यार मैं अपने बच्चों या अपने लिए ना खर्चूं, सीधी सी बात है। तो ये हुआ। अब 9 तारीख को मेरी पेशी थी, ये भाई मेरे साथ था। तो चल साथ जब जैसी बहस होती है, मैंने बोला सर मैंने बैंक वालों के कुछ फ्रॉड पकड़े हुए, 200 करोड़ का फ्रॉड है, और मेरे पास इनकी FIR पड़ी हुई है जिस बैंक से मैंने लोन दिया। तो तेरे को क्या लेना देना इनसे, आपको क्या लेना देना। मैं क्या सर आप कैसी बात कर रहे हो, लेना देना क्यों नहीं है। जब ये हमारे को बोलते कि तुमने पब्लिक का पैसा खाया, तो ये 200 करोड़ भी हमारा ही था, तभी हमारे घर में ताले लगे हुए, और ये मैं क्या क्लीन चिट लेके बैठे हुए ऊपर वाले ऑफिस में बड़े बड़े पदों पे, और इनकी इज्जत है। भाई नहीं, मैं क्या फिर ऐसा करो मेरे को बैंक लिख के दे दे, जो डिजिटलाइजेशन इन्होंने किया है मेरे अकाउंट में, अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में, वो जो बीच में फिगर मेंटेन हुई, वो हवाबाजी में जो रकम दी गई है, वो अगर भारतीय रुपया है तो लिख के दे दे। नहीं बैंक नहीं दे सकता। मैं क्या नहीं दे सकता तो आप दे दो, आपने तो ऑर्डर देने मेरी नीलामी के, और मैं भी दूंगा। मैं क्या नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे आप भी, मैं ऑर्डर दूंगा तेरे पोजीशन के, मैं क्या दे दो। मैं क्या मैं ही खुद दे दूंगा बैंक वालों को, अगर पोजीशन का हो मैं बोल दूंगा कि पोजीशन आई भाई आ जाना ले लेना। तो इतने तक बात हुई तो भड़क जाते ना बड़े ऑफिसर बंदे। अब जज के साथ मान लो मैं मामूली बंदा, आप जज बैठे हो, आपको गुस्सा आएगा ही। तो आज तक ना 15 दिन हो गए, आज उस बंदे से ऑर्डर नहीं दिए जा रहे भाई। वो एक एक कागज छांटेगा भी, इसने क्या पूछा हुआ, नहीं दे पा रहा है वो। अब वहां पे उसकी कुंडी फंस गई। बल्कि कल मैंने इनके सामने वकील को फोन किया, मैं क्या आया कुछ ऑर्डर, यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैं क्या तो होना भी नहीं है,
ये जनता सरकार मोर्चे द्वारा जो दिया गया है ना, इसका जवाब ही नहीं है पूरे ऑल इंडिया में। और छोड़ो आप, आरबीआई के पास ही नहीं, इनके पास कहाँ, बस एक गुंडागर्दी है। तो ये चीजें मेरे साथ हुई है। अब जनगणना पे मेरे घर में एक जनगणना वाला जैसे आया भी, कहाँ भी